हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स एकदम फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार चैनल को विजिट ज़रूर करें। तो आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 1 का जो बैक एक्सरसाइज रहता है, जो पीछे दिया गया एक्सरसाइज रहता है, उसका पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में लोग बना नहीं पाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर समझ के करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म, कि आखिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, जीव जंतु के लिए क्यों ज़रूरी है। तो आंसर होगा कि इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, निरंतरता। इनेबल का मतलब योग्य बनाता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होगा, लोग बचेंगे ही नहीं, लोग मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए हमारी जो स्पीसीज है होमो सेपियंस, उसी तरह से बहुत सारी स्पीसीज है जो कि कंटिन्यू कर रही है, लगातार बढ़ रही है और इस इकोसिस्टम में अपना योगदान दे रही है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो एक दिन मानव जाति का ही अंत हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। इसीलिए निरंतरता के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। Why is the offspring formed by asexual reproduction referred to as clone? Offspring यानी बच्चा, asexual reproduction टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, और क्लोन आप जानते होंगे, क्लोन ऐसे जीव को कहते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो। मॉर्फोलॉजिकली यानी आप बाहर से भी उसका रंग रूप सेम हो और उसका जो जीन है, जेनेटिक मटीरियल है, वो भी सेम हो। तो कहा जा रहा है कि जो बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पैदा होते हैं उन्हें क्लोन क्यों कहा जाता है। तो उन्हें क्लोन इसलिए कहा जाता है कि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, उनके जो जीन होते हैं वो भी समान होते हैं। जैसे मान लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म ने किया, उसका जो बच्चा आया, जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुआ, वो उसके बिल्कुल समान है, देखने में भी समान है, उसका जीन भी जीन जिस तरह से उसके बॉडी में है इसी तरह से इसके भी बॉडी में है, इसीलिए ये दोनों समान है। तो ये एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी के कुछ अगले क्वेश्चन में। जब आप बुक पलटाएंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आगे है कि हाउ डज द प्रोजेनी फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस करने के लिए कहा जा रहा है। और प्रोजेनी यानी उनके बच्चे में क्या अंतर आती है। तो जो बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म करते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली यानी बाहर से देखने पर आप बता देंगे कि वो क्या है, और जेनेटिकली यानी जीन में भी समान रूप से होते हैं, अपने पेरेंट के दिखने में भी सेम टू सेम होते हैं और जीन भी उनका समान होता है। जबकि वैसे इंडिविजुअल जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं उनका जो जीन है वो पूरा डिफरेंट होता है। और इसका एक कारण है कि जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रोजेनी आता है उनमें वेरिएशन देखा जाता है, वो अलग अलग होते हैं। दूसरा है डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंशन इज डिसएडवांटेजेस। आपको डिफाइन करना है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इसका नुकसान क्या है। फर्टिलाइजेशन आप लोग जानते होंगे, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ गेमेट। जब मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज़ करता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तब होती है जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, जैसे कि ये वाटर में होता है और इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वनरेबल टू प्रेडेटर। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रॉग अंडे देता है, उसने अंडे अपने बाहर छोड़ दिए। तो ऐसा भी तो है कि इस इकोसिस्टम में बहुत सारे जीव रहते हैं जो उस अंडे को खा जाएंगे। तो ये खतरा रहता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजर, प्रेडेटर यानी जो इसको खा जाते हैं। और अगर उनके अंडे को खा जाएंगे तो आप ही बताइए उनकी स्पीसीज कैसे चलेगी। एक दिन तो ऐसा आएगा सारे अंडे ही खा जाएंगे, उनकी कोई स्पीसीज ही नहीं बची। इसीलिए होता क्या है, जब वो अंडे देते हैं तो वेरी लार्ज अमाउंट में अंडे देते हैं, यानी अगर कुछ खा भी जाए, इन्वायरमेंट के कारण कुछ खत्म भी हो जाए तो फिर भी कुछ बच जाए। दूसरा ये है कि ऑफस्प्रिंग आर ऑल्सो एक्सपोज टू हार्श इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो होता है वो तो बाहरी इन्वायरमेंट में होते हैं, कोई प्रोटेक्शन उन्हें मिलती नहीं है, तो हो सकता है ऐसे इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर ये पाए या ना पाए। ज़्यादा धूप लगे वो ख़राब हो जाए,
सर्दी लगे तो वो ख़राब हो जाए, ऐसी कंडीशन है। इसीलिए सबसे सेफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो बेबी का फॉर्मेशन होता है वो इनसाइड द मदर होता है, तो कोई प्रॉब्लम उसे होती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है, जब आप बुक खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको डिफ्रेंशिएट ज़ूस्पोर और जाइगोट के बीच में करना है। तो देखिए डिफ्रेंशिएट ज़ूस्पोर के बीच में क्या है, ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, जबकि जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है, जब मेल और फीमेल गेमेट बनता है। मेल और फीमेल गेमेट बनती है तो फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनती है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा होता है और ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि सेल में जो क्रोमोसोम है वो एक ही पेयर में मौजूद है, और जबकि ये फ्यूज़न ऑफ गेमेट के कारण होता है तो ये डिप्लॉइड होता है, यानी क्रोमोसोम नंबर इसमें पेयर में मौजूद है। इट बियर्स फ्लैजिला। फ्लैजिला एक ऐसे आपने फ़ोटो में देखी होगी अगर कहीं, तो ऐसे निकले स्ट्रक्चर होते हैं, और ये मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब इसमें मूवमेंट होती है, ये मूव कर सकता है, जबकि जाइगोट में कोई फ्लैजिला नहीं होती है और ये ना तो मूव भी नहीं कर सकता है, इसमें मूव करने की क्षमता नहीं होती है। दूसरा है कि ज़ूस्पोर से डायरेक्टली न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन क्या जाइगोट में ऐसा होता है, तो देखिए इट मे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, डायरेक्टली कर सकता है, या फिर म्योसिस होगी तभी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको गेमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में डिफ्रेंशिएट करना है। तो गेमेटोजेनेसिस मतलब जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गेमेट होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गेमेट फॉर्म करते हैं, और एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। गेमेटोजेनेसिस में म्योसिस हो सकते हैं और इसमें माइटोसिस होगा, और गेमेटोजेनेसिस यानी गेमेट का फॉर्मेशन जब भी होगा वो पैरेंट बॉडी के अंदर ही होगा, जबकि एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन आउटसाइड भी हो सकता है। कैसे एनिमल में, जो एविपोरस होते हैं यानी जो अंडे देते हैं, या फिर इनसाइड भी हो सकता है। अगला है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गिव टू सुटेबल एग्जाम्पल। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, आपके इसके दो एग्जाम्पल देने हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो आप इतना लिख सकते हैं कि ये एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन हम इसकी पूरी मीनिंग समझते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो प्लांट है उसके जो पार्ट होते हैं उसमें ही बहुत सारे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, और वही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का काम करते हैं, उसी से रिप्रोडक्शन होता है, उसी से नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। जैसे कि पोटैटो में आपने देखा होगा आई निकल जाते हैं, अपने छोटे छोटे ऐसे देखे होंगे आलू में निकल जाते हैं, उसी से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने ब्रायोफिलम लीफ देखा तो नहीं होगा, लेकिन एग्जाम्पल्स में पढ़ा जरूर होगा पहले कि ब्रायोफिलम लीफ में एडवेंटिटियस बर्ड, उस लीफ में ऐसे ऐसे करके बर्ड बनने शुरू हो जाते हैं, और उसी से नए प्लांट का जन्म होता है। क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एक ही पेरेंट काफ़ी है। हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिजॉर्टेड टू, रिजॉर्टेड का मतलब होता है इसको छोड़ के उसको पकड़ लेना। जो हायर ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पसंद करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो अपनाना पसंद नहीं करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपनाते हैं इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। वाई, देखिए दोस्तों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो काफ़ी सिंपल होता है। तो जो हायर ऑर्गेनिज्म है यानी आप ऐसे कहिए जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म है वो आसानी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपनाते हैं, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है वो भी एसेक्सुअल को छोड़कर सेक्सुअल को अपनाते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि देखिए इसमें पहले गेमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर जाइगोट का, फिर एम्ब्रियो का। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो प्रोजेनी आती है उसमें जीन में वेरिएशन होती है, या फिर आप कहें एडेप्टेशन यानी आपकी क्षमता, हमारी क्षमता कि हम किसी भी इन्वायरमेंट में कैसे रहते हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं उसके हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं, ये होती है हमारी क्षमता, एडेप्टेशन। ये आ सकती है सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही, जिसके कारण कि अगर हैबिटेट बहुत ही डाइवर्स भी हो जाए, बहुत कड़ा हो जाए, इन्वायरमेंट हार्श हो जाए, फिर भी हम रह पाते हैं। और एक कारण और है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा मदद करती है, जो हम कि दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे।
अगला है कि ऑफ स्प्रिंग जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा फॉर्म करते हैं है बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी जी सकते हैं, बेटर चांसेस यानी कि उनके अच्छे ये होते हैं कि वो जी पाएंगे, उनके अच्छे चांस होते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा? तो देखिए, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें मेल और फीमेल गेमेट इन्वॉल्व रहते हैं जनरली, तो दोनों पेरेंट के जो कैरेक्टर हैं वो प्रोजेनी में आ जाते हैं, जिसके कारण प्रोजेनी में वेरिएशन आ जाती है, बहुत सारी एडेप्टेशन आ जाती है कि वो किसी भी इन्वायरमेंट के झेल सके, जिससे कारण कि वो इन्वायरमेंट में रह पाते हैं। लेकिन यही कारण है और ये बात हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मियोसिस होगी और वेरिएशन तो आएगा ही। अगला है, बताइए कि मियोसिस और गेमेटोजेनेसिस को हम हमेशा जोड़ते क्यों हैं, इंटरलिंक यानी आपस में जोड़ क्यों देते हैं? तो जो गेमेट जो कि गेमेटोजेनेसिस से फॉर्म करते हैं, गेमेट फॉर्मेशन की एक ही प्रक्रिया है गेमेटोजेनेसिस, वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, यानी उस सेल में जो क्रोमोसोम का पेयर है वो एक ही पेयर में मौजूद है, और गेमेटोजेनेसिस में हमेशा मियोसिस होगा ही, इसीलिए मियोसिस और गेमेटोजेनेसिस हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब अगला देखिए कि वाई आर ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल आर एट ए ग्रेटर रिस्क एज कम्पेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस एनिमल। जो कि बच्चे ओविपेरस एनिमल के होते हैं उनके जीने के चांसेस बड़े कम रहते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिज्म जो कि बच्चे पैदा करते हैं, जो जन्म देते हैं, उनके जीने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले ओविपोरस का मतलब है कि ऐसे जीव जो कि अंडे देते हैं, और विविपेरस यानी जो कि बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो ओविपोरस एनिमल्स के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, तो चूँकि वो अंडे देते हैं और अंडे वो बाहर देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बाहर से कई सारे जीव और उनके अंडे को खा जाएं, या फिर इन्वायरमेंट के कठिन कंडीशन को वो सह नहीं पाए। लेकिन विविपेरस एनिमल क्या करती है, इनसाइड द वॉर्म ऑफ द बॉडी, यानी उनके जो पालन पोषण होता है बच्चे का वो तो यूट्रस में होता है, और इस प्रकार से शुरू से लेके लास्ट तक, चाहे वो इंसान में हो या दूसरे जानवरों में हो, वो इनसाइड द मदर बॉडी प्रोटेक्टेड रहते हैं, और उनका जन्म तभी होता है जब वो फुली डेवलप हो जाते हैं। तो ये कारण रहता है कि वो ज़्यादा जी सकते हैं। अब बस बहुत कम क्वेश्चन ही बचे हुए हैं इस चैप्टर के, मात्र 2 क्वेश्चन है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। आप ये तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या आप नेबरहुड से 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर कलेक्ट कीजिए और अपने टीचर के मदद से पाइए कि उनका कॉमन और साइंटिफिक नेम क्या है। तो बाय का मतलब होता है 2, सेक्सुअल यानी सेक्स, ऐसे फ्लावर जिसमें 2 सेक्स मौजूद हो। तो एक ऐसा फ्लावर जिसमें कि मेल गेमेट भी, मेल सेक्स ऑर्गेन को आप याद कर लीजिए स्टेमन कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गेन को कार्पल कहते हैं। तो एक ऐसा फ्लावर जिसमें ये दोनों चीज़ मौजूद हो, मेल भी मौजूद हो फीमेल भी मौजूद है, तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। आप इसके एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल हो जाएगा पी, मस्टर, पेटूनिया, हिबिस्कस जिसे सू फ्लावर भी कहते हैं, टोमेटो etc। अगला है कि एग्जामिन फ्यू फ्लावर ऑफ एनी कुकुरबिट प्लांट। कुकुरबिट प्लांट के कुछ फ्लावर को कलेक्ट कीजिए और बताइए कि उसमें स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर कौन है। क्या आप कुछ ऐसे प्लांट के बारे में जानते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं? तो देखिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो प्रोड्यूस करते हैं उनके नाम है रिसिसनस कम्युनिस यानी कैस्टर बीन, ये इसका साइंटिफिक नाम है। ये होता है जीनस, ये होता है स्पेसीज, कैस्टर बीन इसे आप कॉमन नाम कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप सारे क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसका कुछ क्वेश्चन बचा है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।